नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जेच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर है तो पिछले महफिल में जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आज हम लोग इस क्लास को भी करेंगे। दोस्तों हम लोग है तो पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग 1498 से 1947 की इस घटना को लेकर के चल रहे थे। और इसमें से ये नहीं पढ़ रहे थे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। हम लोग ये इसमें पूरा डिफाइन करके नहीं पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे कि इन सारे इतना के अंतर्गत में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या घटना हुई थी, इन सारी चीज के बारे में हम लोग सिर्फ टॉपिक पढ़ रहे थे। और उसके पहले दोस्तों हम लोग यह भी पढ़ चुके थे, हल्का कुछ कुछ उन लोगों का डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, जिसमें से दोस्तों हम लोग कर्नाटक का तीसरा युद्ध को पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा था कि उन सारे क्लास के बाद, इन जो हम लोग टॉपिक के पढ़ने के बाद है तो फिर जिस प्रकार से पिछले क्लास में पढ़ रहे थे उस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। ये जो दोस्तों हम लोग आज जो हम लोग क्लास करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे, जो दोस्तों मुझे लगता है कि हम लोगों का वह क्लास भी 1 घंटे से प्लस में चले जाएगा। ठीक है, 1 घंटे से प्लस में चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोग प्लासी के युद्ध को एक पार्ट में पढ़ना चाहते हो या 2 पार्ट में पढ़ना चाहते हो, अगर दोस्तों आप लोग अगर एक पार्ट में पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। जो दोस्तों मेरे वीडियो को प्रत्येक दिन देखता है शुरू से लास्ट तक, ठीक है, जो अंतिम तक प्रत्येक दिन मेरे वीडियो को देखता है, उससे मैं पूछता हूँ, बार बार आग्रह करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि जो प्लासी का युद्ध मैं अगले क्लास में लूंगा, उस क्लास में तो आप लोग क्या कहते हैं, एक पार्ट में पूरा खत्म कर देना एक क्लास में या दूसरा क्लास में? अगर जैसा आप लोग बोलोगे भाई मैं वैसा ही करूंगा, एक क्लास में बोलोगे मैं एक ही क्लास में खत्म करूंगा, और 2 क्लास में बोलोगे तो मैं 2 क्लास में उसे खत्म करूंगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो हर एक पार्ट में आप लोग कहते जाओ। हम लोग दोस्तों इसके बाद बक्सर का युद्ध भी पढ़ेंगे, जो दोस्तों वह काफी ज्यादा लंबा है, इसलिए हम लोग उसको, वह प्लासी के युद्ध से काफी ज्यादा लंबा है, इसलिए हम लोग उसको कंफर्म तो इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों उसमें भी आप लोगों का अगर किस प्रकार की राय देना है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, ताकि दोस्तों हम लोग यहाँ सिर्फ टॉपिक को पढ़ रहे हैं आज, और डिफरेंशियल करेंगे उसके बाकी अलग है। लेकिन एक बार जरूर देख लेना कि इन सारे टॉपिक का हर स्थान पे क्या चर्चा किया जाता है या नहीं। तो दोस्तों आप लोगों से मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बेहतर हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों जितना चीज हम लोग को पढ़ना चाहिए उतना चीज हर जगह पे सारी चीज हर कोई नहीं दे पाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों आप लोग कहीं भी पढ़ो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस दोस्तों आज के इस वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर अब है तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कि 1498 से 1947 में कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, उसमें से दोस्तों हम लोग को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कि दोस्तों हम लोग चलिए एक बार अच्छा से जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। उदारवादी कहने का अर्थ है दोस्तों, उदारवादी करने का अर्थ है दादा भैया करना। ठीक है, कि हाथ जोड़ के विनती करना, दादा भैया करना, मतलब सिर्फ रिक्वेस्ट करना, अन्यथा इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हमको किसी प्रकार से किसी भी वस्तु को अगर किसी से मांगना से क्या कहते हैं कि भैया ये चीज दे दो ना, अगर दे दिए ठीक है, नहीं दे दे तो जाओ भैया। ठीक है, तो मतलब कहते हैं ना कि सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए जानते जो है उसी को कहते हैं उदारवादी, सिर्फ उदार भावना से, प्रेम भावना से। ठीक है, उसी चीज को कहा जाता है उदारवादी, जिसकी दोस्तों 1885 से 1905 तक इसका शासनकाल था। 1885 से 1905 तक ये उदारवादी युग चला था। ठीक है, 1885 से 1905 तक। अब उग्रवादीवाद कहा जाए दोस्तों, उग्रवादी का कहने का अर्थ ये है कि उग्रवादी अर्थात मारपीट। ठीक है, अगर किसी भी चीज को अगर हमें पाना तो क्या कहते हैं, आंदोलन कर दो, मारपीट कर दो। जैसे कि आज हमारे अगर किसी भी प्रकार में अगर कभी कुछ भी मुद्दा लिया जाए तो हमारे झारखंड सरकार ने अगर कहती है ना
कि ये चीज देंगे वो चीज देंगे, अब नहीं देती है तो क्या करते हैं, बिना कहे पूछे, बिना उदार भावना फिर कहे पूछे हम लोग डांट के जब नहीं हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो पूरा रोड पे आ जाते, उतर जाते हैं, आंदोलन करने कर लगते हैं। अगर हम लोग को ऐसा कहीं परिस्थिति मिलता है तो क्या करते हैं, करने लगते हैं सारे लोग, तो लाठी डंडा, बड़का बड़का डंडा उठा लेता है, चलता है, बोलता है कि चलो इसको मार देंगे, ठीक है। तो ऐसे उन्हें बोलता है, अर्थात क्या कहते हैं उसको, कि उग्रवादी मारपीट की भावना, नहीं प्रेम की भावना नहीं अपनाना, प्रेम से बोलने की जिसके पास है ऐसा, जिस जहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता, प्रेम से नहीं बोला जाता है, सिर्फ वो उदंड कहते हैं, आहूत, ठीक है। जो झारखंडी लोग हो गए अच्छे तरह से जान रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि दोस्तों पूरा घमंड में और पूरा भरपूर मात्रा में बोलता है ना, उसी को कहते हैं दोस्तों उग्रवादी, अर्थात मारपीट के, जो मार के माध्यम से या धमकी के माध्यम से किसी वजह से लेते हैं, उसी किसी प्रकार से अगर किसी चीज को मांगते हैं उसको कहते हैं उग्रवादी। जिसका शासनकाल दोस्तों 1905 से 1919 तक था। 1905 से दोस्तों 1919 तक था ये उग्रवादी का शासनकाल, ठीक है। ध्यान से देखते जाना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या है, गांधीवादी। अब हम लोग जानेंगे गांधीवादी के शासन कब है। तो दोस्तों गांधीवादी कहने का अर्थ है जब हमारा महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे, उसके बाद दोस्तों कुछ सालों बाद ऐसे हमारे भारत में गांधीवादी युग चला था। अर्थात गांधीवादी के युग का कहने का अर्थ है गांधी जी जिस प्रकार से कहते थे, जो युग अपने मुताबिक चलाए थे, ताकि ऐसे क्या हमारे भारत देश को काची क्या तो आजादी मिल पाए। इसीलिए दोस्तों जो गांधी के अनुसार से जो सारी बात को चलाया गया था, जो आंदोलन किया गया था, कभी अलग पर अनेक, उसमें से कहते हैं ना गांधीवादी युग में, तो कहीं दादा भैया का भी रूप मिला है, कहीं आंदोलन का भी रूप मिला है। इसलिए दोस्तों ना हम उसको उदारवादी युग कहते हैं ना उग्रवादी युग कहते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग नहीं, हम लोग भी कहते हैं और सारे एनसीईआरटी बुक है सारे लोग कहते हैं कि वह गांधीवादी युग है। उसमें है सो हर एक सारे चीज का किया गया है, दादा भैया भी और लाठी डंडा अर्थात आंदोलन भी किया गया है। इसका शासनकाल दोस्तों 1919 से 1947 तक है। गांधीवादी का युग का शासनकाल दोस्तों 1919 से 1947 तक है। और अंततः दोस्तों हमारे 1947 में जाकर के हमारा भारत देश क्या हुआ था, तो आजाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों इतनी सारी चीज थे, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। तो दोस्तों अब हम लोग को इसमें कहा जाए सारे ज्यादा टॉपिक किसमें पूछा जाएगा, तो दोस्तों हम लोगों को इसमें सबसे ज्यादा टॉपिक दोस्तों पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे ये वाला इसमें गांधीवादी युग में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बिना टाइम गवाए हुए इस गांधीवादी युग को पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें है। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, जरा भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताना इस वीडियो को, ठीक है। अगर वीडियो में जरा से प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए, ठीक है। तो हाँ चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उन्नीस से 1947 इस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। हमने क्या कहा कि गांधी जी, ठीक है, इन गांधी युग का सारे टॉपिक को पढ़ना है। तो हम लोग ये हल्का से यहाँ पे सबसे पहले ये जानेंगे कि गांधी युग जब 1919 में हुआ था उसके पहले दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक ये है कि गांधी जी जो हमारा जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में गए थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां पर क्या क्या किए थे, वहां पर किस प्रकार से कुछ तो वहां पर गए थे, तो कुछ तो उनका वजह था क्यों गए थे, किस लिए गए थे, वहां पर क्या किए, इन सारी चीज के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। अर्थात कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी क्या किए, पहला टॉपिक, ठीक है। पहला टॉपिक दोस्तों हम लोग को क्या पढ़ना है दोस्तों, तो पहला टॉपिक हम लोग को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्या किए थे। अब दूसरा टॉपिक है दोस्तों की गांधी जी हमारे भारत में वापस कब आए थे, गांधी जी वापस भारत में कब आए थे। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर अगर कहेगा आप लोग, मुझे मालूम है आप लोगों को दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि गांधी जी कब आए थे, बस इतना चीज पढ़ना है कि कौन सी मेल आए थे और कौन से दिन में आए थे, बस इतना ही पढ़ना है। तो दोस्तों ये चीज हम लोग को इतना तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ और भी हम लोग को पढ़ना है कि जब गांधी जी आए तो उसमें जिस ईस्वी में जिस वर्ष में आए थे उस समय कुछ और हुआ था या नहीं हुआ था, और उसमें कुछ क्या क्या हो रहा था, इन सारी चीज के बारे में भी हम लोग को इसी दूसरा टॉपिक में पढ़ना है कि गांधी जी वापस भारत कब आए थे, इसी टॉपिक में। अब नेक्स्ट दोस्तों तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक हम लोगों का यहाँ पे हो जाता है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो दोस्तों 1917 में किया गया था। भारत का, हमारे भारत का
प्रथम सफल सत्याग्रह था। ठीक है, प्रथम क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह प्रथम सफल सत्याग्रह था, जो किसके माध्यम से? तो जो कि गांधी जी के माध्यम से सफल हुआ था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चौथा टॉपिक में खेड़ा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, चौथा टॉपिक है दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो दोस्तों गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात में हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में पढ़ना है। पांचवा टॉपिक में दोस्तों हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे खेड़ा आंदोलन। ठीक है, खेड़ा आंदोलन यहाँ पे जो खेड़ा में हुआ था, ये भी नील की खेती के लिए हुआ था। नील की खेती के लिए जो 1918 में ही हुआ था, 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था। तो दोस्तों इसी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, इनकी खेड़ा आंदोलन क्यों किया गया था, इन सारी चीज के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है पांचवा टॉपिक में। अब हम लोग आते हैं दोस्तों इसके बाद क्या हुआ था। तो दोस्तों मैंने क्या है ना, हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करेंगे। बस सिर्फ हम लोग को अभी जानो कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और सचमुच मैं कहता हूं, अगर जो लोग इन सारे टॉपिक को कवर कर लेगा, वो मैं उनको 100% गारंटी देता हूं कि उससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, जितना भी मैं टॉपिक को पढ़ाऊंगा, जितनी भी क्लास में लूंगा, उन सारे क्लास में जितने डिफरेंस हम करेंगे इस मॉडर्न हिस्ट्री से, उसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन भी कभी भी कोई भी एग्जाम हो उससे बाहर नहीं पूछेगा। ये 100% मेरे तरफ से गारंटी है। ठीक है, और बोलेगा दोस्तों एक टॉपिक, तो टॉपिक के बाद कहा जाए तो दोस्तों कुछ ऐसा टॉपिक हम लोग का चैप्टर है जो कि दोस्तों बहुत बार तो पूछा जाता है, लेकिन उस लोगों को हम यहाँ पे इस वीडियो में नहीं लाए हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है ना कि उतना मुख्य नहीं है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम लोग तो उस क्लास को भी, उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में नहीं, सिर्फ ऐसा हम लोग उसका डायरेक्ट डेफिनेशन में जाएंगे। ठीक है, कि पूरी अच्छी तरीके से उसमें क्या हुआ था, नहीं हुआ था, इन सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं, जब 1918 में यहाँ पे खेड़ा आंदोलन हुआ था, तब दोस्तों 1919 ईस्वी में एक रोलक एक्ट कानून अंग्रेजी द्वारा पारित किया गया था। अंग्रेजी द्वारा एक रोलक एक्ट कानून पारित किया गया था, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। कब उसका दोस्तों हुआ? 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। रोलक एक्ट कहने का अर्थ है दोस्तों, इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें बिना शक के आधार पर ऐसो किसी भी भारतीयों को पकड़ लिया जाता था, और ऐसो जब तक चाहे मन चाहा, जब तक चाहे जहां भी चाहे कोई भी जेल में ऐसो उसको कैद करके रखा जा सकता था, यह इस कानून के अंतर्गत। ठीक है, जो छठा टॉपिक हम लोग पढ़ना है रोलक एक्ट। इसके बाद दोस्तों हम लोग को सातवां टॉपिक में पढ़ना है कि जब रोलक एक्ट जो कानून था उसके विरोध में हमारे भारतीय लोगों ने कौन सा सत्याग्रह किए थे। कि रोलक एक्ट, ठीक है, क्वेश्चन हम जो बोल रहे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कि जब रोलक एक्ट कानून पारित किया गया था तो इसके विरोध में हमारे भारतीय लोगों ने कौन सा सत्याग्रह किए थे, इसके बारे में आठवां टॉपिक में हम लोग पढ़ना है। और आठवां टॉपिक में दोस्तों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यों दोस्तों ये वाला इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, कि जब रोलक एक्ट कानून पारित हुआ था, तब उसी समय 1919 में एक और घटना घटी थी, जिसको दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जो पंजाब में स्थित है जलियांवाला बाग, वहीं पे यह कांड घटित हुआ था। वाला बाग हत्याकांड कब हुआ था इसके बारे में पढ़ना है, जो 1919 में हुआ था। इसके बीच में क्या क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और जो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का पंजाब में है, उसमें दोस्तों पंजाब का गवर्नर है सो जनरल डायर थे, और उन्हीं के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे कुछ कार्य किया गया था। और उसको दोस्तों लंदन में जाकर के उधम सिंह ने उनको वहां जाकर के मार दिए थे। तो दोस्तों क्यों मारे थे, किस लिए मारे थे, उन सारी चीज को हम लोग यहाँ पर को इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, आठवां टॉपिक में 1919 रोलक एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक और 1919 का घटना हुआ था। 1919 में ही जो नौवां टॉपिक हम लोग को पढ़ना है हंटर कमेटी। ठीक है, 1919 में एक हंटर कमेटी की स्थापना किया गया था, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब हंटर कमेटी के बाद दोस्तों हम लोग को एक नेक्स्ट है 1919 का ही
एक और टॉपिक 10वां टॉपिक है, ठीक है। 1919 में हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है। पहला है यहाँ पे रॉलेट एक्ट, और एक और उसी में है दोस्तों 1919 का ही ये भी घटना है कि कौन कौन सा सत्याग्रह किया गया था जलियांवाला रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है। उसके बाद 8वां टॉपिक में जलियांवाला बाग हत्याकांड और 19 जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है 1919 में ही। और 10वां टॉपिक में हम लोगों का यहाँ पे है दोस्तों कि 10वां टॉपिक में एक और है खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन, अब खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, क्यों हुआ था, तो क्या क्या पढ़े हम लोग को पढ़ना है। तो 1919 में सबसे पहला बात कि रॉलेट एक्ट कानून को पास किया गया था। 7वां टॉपिक में पढ़ना है हम लोग को रॉलेट एक्ट के जब कानून पास किया गया तो इसके विरोध में भारतीय ने कौन कौन से सत्याग्रह किए थे। और 8वां टॉपिक में पढ़ना है हम लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड। 9वां टॉपिक में पढ़ना है हम लोगों को हंटर कमेटी। 10वां टॉपिक में पढ़ना है हम लोगों को यहाँ पे खिलाफत आंदोलन 1919 में ही यह हुआ था। तो ये 4 टॉपिक हम लोगों को 1919 का ही है। उसके बाद 11वां टॉपिक है हम लोगों के सामने। यहाँ पे 11वां टॉपिक में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 1920 से 1922 का घटना, जो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से मुझे लगता है जो कहीं ट्यूशन पढ़ते होंगे वो उन लोगों को मालूम होगा। 1920 से 1922 की घटना, जिसको दोस्तों असहयोग आंदोलन कहा हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 से 1922 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों 12वां टॉपिक में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। ये इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे 1927 में, ठीक है। 1927 में है तो स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके 13वां टॉपिक में दोस्तों हम लोग साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, जो 1927 से 1928 में था, ठीक है। 1927 से 28 तक ये इसका कानून कार्य किया गया था साइमन कमीशन का। अब इसमें क्या क्या कार्य थे उन सारी चीज को हम लोग कवर करेंगे। यही तो हम लोग को सिर्फ जानना है कि टॉपिक है तो हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों इन सारे टॉपिक का मुझे लगता है आप लोग को लगता होगा कि ये सारे टॉपिक सारे लोग पढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ तक तो सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आगे वीडियो देखो, ठीक है। आगे वीडियो देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक है या नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे 17 से 28 से हो गया यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हम लोग को 14वां टॉपिक में यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो हुआ था, नेहरू रिपोर्ट को। उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पे पढ़ना पूर्ण स्वराज की मांग, जो किया गया था 15वां टॉपिक में, पूर्ण स्वराज की मांग। 16वां टॉपिक है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री मांग, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री मांग। और इसके बाद दोस्तों 17वां टॉपिक है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 17वां टॉपिक है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों 18वां टॉपिक में कि गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 3 बार गए थे, 1930, 1931 और 1932 में। 1930, 31 और 1932 इन तीनों को हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है 18वां टॉपिक में। गोलमेज सम्मेलन पहला, दूसरा और तीसरा 1930, 31, 32 में गए थे। इसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पे 19वां टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग को 19वां टॉपिक गांधी इरविन समझौता, जो दोस्तों 1931 में हुआ था, ठीक है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जाने के पश्चात, ठीक है। गांधी इरविन समझौता। 20वां टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे कि कांग्रेस की कराची अधिवेशन। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि जब 1885 से कांग्रेस की स्थापना हुआ है 1885 में, तब उसके बाद से तो बहुत सारे अधिवेशन हुए थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अभी तक हम लोगों को यहाँ पे क्यों नहीं बताया गया कि ये तो उसमें ये अधिवेशन क्यों नहीं पड़े, ये अधिवेशन क्यों नहीं पड़े। तो दोस्तों मैंने कहा ना, हर चीज को मैंने कवर करवाऊंगा, हर चीज मैंने कवर करवाऊंगा, हम करावेंगे कि ये कौन से इसी में कहाँ पे अधिवेशन किया गया है। लेकिन दोस्तों जो हम यहाँ पे पढ़े बोले कि 20वां में है ना, 20वां में कांग्रेस के कराची अधिवेशन को हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना कुछ खास जरूर है, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा खास यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे कराची अधिवेशन को पढ़ने के लिए यहाँ पे टॉपिक को लाए हैं। और बाकी तो दोस्तों 1885 से जो भी है उन लोगों को हम लोग एक बार सारे अधिवेशन को एक बार जरूर से जरूर अलग से इन सारे वीडियो को, उन सारे अधिवेशन को पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या पढ़ने यहाँ पे कराची अधिवेशन। और दोस्तों
21वां टॉपिक हम लोगों का अंतिम होगा यहाँ पे। 21वां टॉपिक हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे दोस्तों 1932, ठीक है। 1932 से पुनः समझौता हुआ था सांप्रदायिक के निर्णय, जिसको दोस्तों पुनः पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों गांधीवादी युग टॉपिक, इस टॉपिक में हम लोग कितना 21 टॉपिक पढ़ेंगे। अब बोलेगा कि सवाल यहाँ पे हमको मालूम है, आप लोगों को मन में सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे अब 1947 के बाद कहा जा रहा है, यहाँ पे 1932 में आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे टॉपिक को समाप्त कर दे रहे हैं। इसके बाद भी तो घटना हुआ है, अगस्त प्रस्ताव आया, लिंग प्रस्ताव आया, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इन सारी चीज को भाई हम लोग को पढ़ना है। तो ये इन सारी चीज कब पढ़ेंगे, तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे और अभी इसी क्लास में जानेंगे कि कौन सा टॉपिक में हम लोग इन सारे को पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्या है ना कि गांधीवादी युग तो 1947 तक चला ही है, लेकिन तो उन लोगों को हम लोग पढ़ने का तरीका हम लोग अलग बांट के पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें से गांधीवादी युग में मुख्य जो कार्य थे यहाँ तक ज्यादा करना हुए थे, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गांधीवादी युग को यहाँ तक पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक ऐसे संवैधानिक विकास। हमारा भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ था, कौन कौन सा अधिनियम ऐसे लाया गया था, एक्ट लाया गया था, जिसकी वजह से हमारे भारत में संविधान को फिर ऐसे पारित किया गया था। चलिए हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों इन सारे टॉपिक को अब अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से रिकवर ऐसे जगह के हो करके जरूर से जरूर देख लीजिएगा वीडियो को और सुनिएगा ध्यान से, पूरा ध्यान से सुनिएगा, जरा से भी इधर दोस्तों जब भी आप किसी का भी अगर वीडियो देखते हो तो अकेले में शांत से ईयरफोन लगा करके सुनिएगा, ताकि ऐसे माइंड कहीं और ना जाए और फोकस रहे हम लोग को सिर्फ वहां पे क्या सिर्फ देखने का, ठीक है, और आवाज क्या निकाल रहे हैं, कौन सा चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में सिर्फ सुनने का। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। गांधीवादी युग खत्म, उग्रवादी, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है संवैधानिक विकास। हमारे भारत में ऐसा संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इस टॉपिक को हम लोगों को अब पढ़ना है। संवैधानिक विकास, इसको, ठीक है, संवैधानिक विकास के बारे में। तो चले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा एक्ट है, तो एक्ट, काउंसिल एक्ट या अधिनियम लाया गया था। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले दोस्तों 1773 ईस्वी जब आया था, 1773 ईस्वी, जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में तो बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद दोस्तों पूर्ण रूप से अंग्रेज लोग क्या क्या हमारे भारत में शासन स्थापित कर लिए। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले उन लोगों ने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट नामक एक प्रस्तुति लाए थे संविधान के लिए, ठीक है, रेगुलेटिंग अर्थात हम लोग यहाँ पर पढ़ना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला टॉपिक है। दूसरा है दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस चीज को हम लोग को पढ़ना है। 1783 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और तीसरा टॉपिक में दोस्तों 1793 का अधिनियम हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, 1793 का अधिनियम पढ़ना है। चौथा टॉपिक में दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे आते हैं 1813 में एक चार्टर एक्ट लाया गया था, ठीक है, 1813 में चार्टर एक्ट चौथा टॉपिक में। पांचवा टॉपिक है दोस्तों 1833, इसमें यहाँ पे 1833 में भी चार्टर एक्ट लाया गया था हमारे भारतीय संविधान की विकास के लिए, हमारे भारतीय संविधान को, हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था को, राजनीतिक को चलाने के लिए, ठीक है, 1833 में ये चार्टर एक्ट लाया गया था। और छठा टॉपिक में दोस्तों 1853 में भी यहाँ पर भी एक्ट लाया गया था, चार्टर एक्ट लाया गया था। 1813, 1833, 1853 और नेक्स्ट है दोस्तों शानदार टॉपिक में 1858, ठीक है, 1858 में भी यहाँ पे लाया गया था चार्टर एक्ट। उसके बाद दोस्तों 8वां टॉपिक में 1861 में भी लाया गया था चार्टर एक्ट।
दोस्तों यहाँ पर चार्टर एक्ट की बात करें तो हम लोग 5 चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, एक अधिनियम पढ़ेंगे, ठीक है, जो 1933 में था, और एक पिट्सी इंडिया एक्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, और रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे 1773 का, 1861 हो गया चार्टर एक्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे काउंसिल एक्ट जो 1898 में हुआ था, ठीक है, 1898 में काउंसिल एक्ट हुआ था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। काउंसिल एक्ट भारत में लाया गया था, इसके बारे में। और 10वां टॉपिक दोस्तों आप लोगों से मुझे लगता है कि सारे लोग जानते होंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री को और पढ़ चुके हैं 12th में अच्छी से, जो 12th में आर्ट्स से लेकर के पढ़े होंगे या फिर अदरवाइज अगर कंपटीशन की तैयारी करें दूसरे कहीं कोचिंग संस्थान या यूट्यूब चैनल कहीं किसी भी चैनल से, तो दोस्तों आप जान रहे होंगे कि इस टॉपिक को, जो दोस्तों 1909 ईस्वी में, ठीक है, 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार किया गया था। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में किया गया था, इसके बारे में पढ़ना है। अरे 11 टॉपिक में दोस्तों हम लोग को 1909 के 1919 के बारे में पढ़ना है, चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार, जो कि जान नहीं रहे होंगे दोस्तों चेम्सफोर्ड सुधार का अर्थ है, चेम्स जो है लंदन का गवर्नर और फोर्ड जो है भारत का गवर्नर, इन दोनों को मिला करके अधिनियम लाया जाता था, उसी लाया गया था, इसलिए इसको चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया था। और मार्लो मिंटो सुधार इसलिए कहा गया है, मार्लो दोस्तों 1909 में लंदन का राष्ट्रपति और मिंटो जो है भारत का गवर्नर उसमें था, इसलिए उसको मार्लो मिंटो सुधार कहा गया था। और 12वां टॉपिक दोस्तों, इस टॉपिक का हम लोग का अंतिम टॉपिक है, जो दोस्तों 1935 का अधिनियम हम लोग को पढ़ना है। 1935 का भारतीय अधिनियम, 1935 का भारतीय संविधान का अधिनियम, जो कि दोस्तों अंग्रेज लोग 1935 के अधिनियम के तहत हमारे भारत देश में शासन कर रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ क्या कि आज का दूसरा टॉपिक कवर करना, दूसरा टॉपिक भारतीय संविधान का विकास। इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लिए कि अंग्रेज द्वारा कौन कौन से संविधान के विकास के लिए टॉपिक यहाँ पे प्रस्ताव लाया गया था। अब हम लोग जानेंगे तीसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वामपंथ, ठीक है, वामपंथ तथा राष्ट्रीय आंदोलन, वामपंथ तथा राष्ट्रीय आंदोलन। अब हम लोग दोस्तों जो हम लोग अभी बोले थे कि हम लोग को कृषि पढ़ना है, तो भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है, तो ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, सारा चीज हम लोग अब यहाँ पे पढ़ेंगे, वामपंथ और राष्ट्रीय आंदोलन। तो ठीक है, तो मैंने कहा था ना कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम आप लोगों को सारी चीज को प्रोवाइड करेंगे, सारा चीज को देंगे दोस्तों। वामपंथ एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना, वामपंथ एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो हम लोग चलिए अब जानते हैं कि वामपंथ एवं राष्ट्रीय आंदोलन में कितना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो दोस्तों लगभग कहा जाए तो इसमें भी 10 से 12 टॉपिक हम लोग को इसमें भी पढ़ना है। तो चलिए अब जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों कि भारतीय राजनीतिक में वामपंथ का उदय एवं विकास के बारे में पढ़ना है, ठीक है, उदय एवं विकास के बारे में पढ़ना है, वामपंथ, ठीक है। अब वामपंथ क्या होता है इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अगला वीडियो आने तक इंतजार कीजिए और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग को अच्छी लग रही है वीडियो, अगर लग रहा है कि हाँ हम लोग को ये सारी चीज सही बताया जा रहा है, तो दोस्तों लाइक जरूर से जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जो शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला हम लोग क्या पढ़ना है, वामपंथ का उदय एवं विकास। दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, सॉरी दोस्तों, राष्ट्रीय राजनीति, भारत में राष्ट्रीय राजनीति क्या क्या थी। अब तीसरा टॉपिक में पढ़ना है दोस्तों देशी रियासतों में, ठीक है, आंदोलन के प्रति, देशी रियासतों में आंदोलन के प्रति कांग्रेस की नीति क्या थी। अगर किसी प्रकार से अगर हमारे भारत में कितना थे, हमारे भारत में 592 रियासतें थी, 592 रियासत थे। अब उन रियासतों में जब किसी प्रकार से अगर आंदोलन किया जाता था तो उसमें से हमारे जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस की जो थे, कांग्रेस की सब संस्था, वह संस्था की नीति क्या थी, उन सारी चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। देशी रियासतों में आंदोलन के प्रति कांग्रेस की नीति, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को दोस्तों चौथा टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है कि
जब मुस्लिम जो थे, मुस्लिम लीग का विभाजन है से संबंधित प्रस्ताव, अगर मुस्लिम लीग क्या होता था, उन लोगों का विभाजन, वे लोग मुस्लिम लीग जो भी थे वे लोग अपने विभाजन के लिए अनेक प्रकार के प्रस्ताव लाया करते थे। अब क्या क्या प्रस्ताव था कि किस लिए लाया करते थे, उन साल के बच्चे में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे चौथा टॉपिक में कि मुस्लिम लीग का विभाजन से संबंधित प्रस्ताव। पांचवा टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ठीक है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा पांचवा टॉपिक ये हम लोगों का है। पांचवा टॉपिक अखिल भारतीय हिंदू महासभा। और छठा टॉपिक है यहाँ पे हम लोग दोस्तों कि प्रांतीय चुनाव एवं सरकार का गठन। ठीक है, प्रांतीय चुनाव एवं सरकार का गठन जो दोस्तों 1937 में किया गया था। 1937 में प्रांतीय चुनाव एवं सरकार का गठन, इस टॉपिक को हम लोग 1937 के बारे में पढ़ना है यहाँ पे छठा टॉपिक में। और सातवां टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध एवं कांग्रेस की प्रतिक्रिया। ठीक है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया, द्वितीय विश्व युद्ध एवं कांग्रेस की प्रतिक्रिया। अब इस टॉपिक का कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रियाएं थी, किस प्रकार से वे लोग रिएक्ट कर रहे थे, इन सारी चीज को हम लोग पढ़ना सातवां टॉपिक में। उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ना है यहाँ पे आठवां टॉपिक में क्रिप्स मिशन। ठीक है, जो 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन पढ़ना है हम लोग को 1942 में। और एक और दोस्तों 1942 में नौवां टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है जो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 का है। ठीक है, 1942 में हम लोग को एक और पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन। इससे और एक और दोस्तों हम लोग इससे पहले का इसी बारे में कहा जाए तो एक हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो दोस्तों 1940 में किया लाया गया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में लाया गया था, जिसको दोस्तों अगर इस अगस्त प्रस्ताव में वहां पे एक लिंग लिथिंगो प्रस्ताव भी लाया गया था, उसी को कहा जाता है। ठीक है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव पढ़ना है। और 11वां टॉपिक में दोस्तों हम लोग को यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पढ़ना है। जो कौन सा टॉपिक, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 से 41 तक चलाया गया था। 1940 से 41 तक चलाया गया था इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को। तो 11वां टॉपिक में हम लोग को ये पढ़ना है। अब पांचवा टॉपिक में 12वां टॉपिक में दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है मुस्लिम लीग का विभाजन अर्थात पाकिस्तान का, मुस्लिम लीग एवं पाकिस्तान की मांग, इस चीज को हम लोग को पढ़ना है। और दोस्तों 13वां टॉपिक में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है आजाद हिंद फौज की स्थापना। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था, इसके बारे में हम लोग 13वां टॉपिक में पढ़ेंगे। और 14वां टॉपिक दोस्तों अंतिम टॉपिक है ये हम लोगों का जो दोस्तों लाल किला केस के बारे में पढ़ना है, जो नवंबर 1945 में किया गया था। ठीक है, कौन सा, तो लाल किला केस। अब लाल किला केस क्यों किया गया था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट मैंने कहा इंतजार कीजिए, हम लोग तो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी कि ये चीज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये चीज हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे इस सारी चीज के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो दोस्तों बने रहिए मेरे इसी ग्रुप के साथ, सुपर एकेडमी जेएच के साथ। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि इस टॉपिक में हम लोग 14, इधर से 12 और उसमें से लगभग कितना 21 टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक हम लोग आज सिर्फ जाने। ठीक है, इतने सारे टॉपिक को, और हम लोग 2 क्लास और कर चुके हैं जो दोस्तों हम लोग को कहा जाए तो 1-1 घंटा का और है। ठीक है, 1-1 घंटा का दोनों क्लास लिया गया है। और 1-1 घंटा में हम लोग आकलन कर सकते हो कि कितना टॉपिक मैंने बताया है। लमसम दोस्तों हम लोगों को कितना कहा जाए तो 150 से 200 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इस मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात 1498 से 1947 तक के लिए। ठीक है, तो आप दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार फिर से आप रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों से बताया, आप लोगों को बोला था कि इसके अगले वीडियो में हम लोग प्लासी का यूज को पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों प्लास का यूज को पढ़ने वाले, एक ये पार्ट में पढ़ना है, 2 पार्ट में पढ़ना है। जो दोस्तों मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहा है उन लोगों से मैं पूछता हूं कि जरूर से जरूर बताएं कि एक वीडियो में पढ़ना है या 2 वीडियो में।
जो दोस्तों 24 घंटे के अंदर बताना, चूंकि दोस्तों मैं फिर इसी टाइम में ऐसे नेक्स्ट वीडियो को उसमें अपलोड करूंगा, हम लोग को वीडियो बनाना है। इसलिए दोस्तों एक क्लास में पढ़ना है, 2 क्लास में पढ़ना है, बता दीजिएगा। अन्यथा दोस्तों अगर किसी प्रकार से कमेंट नहीं आए तो दोस्तों हम एक ही क्लास में, जहां तक प्रयास रहेगा कि मैं उसे खत्म कर दूं, ठीक है, प्लासी का युद्ध को। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।